नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो दिल्ली में है लगातार। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम हाउस में यह मुलाकात हुई है। सीएम धामी उत्तरकाशी के टनल ऑपरेशन पूरा होने के बाद दिल्ली पहुंचे थे और पीएम मोदी को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। इस दौरान ऑपरेशन सिलक्यारा से संबंधित एक तस्वीर भी सीएम धामी ने भेंट की है। पीएम मोदी के साथ उत्तरकाशी टनल को लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता भी दिया है। पीएम मोदी देहरादून की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी को पिथौरागढ़ के गंगोली हाट स्थित हाट कालिका मंदिर की भी एक मूर्ति भेंट की है। वहीं दिल्ली दौरे पर सीएम धामी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात हो सकती है और माना जा रहा है कि यूसीसी को लेकर कोई बातचीत यहां पर हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम धामी की मुलाकात हुई है। उत्तरकाशी में अंकिता भंडारी जैसा मामला सामने आने के बाद दूसरे दिन भी खासा बवाल हुआ है और लोगों ने हंगामा किया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद देर शाम पुलिस ने हत्या की यानी कि धारा 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है। यहां एक रिसोर्ट में 18 साल की लड़की की संदिग्ध मौत हो गई थी। आज जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ग्रामीणों ने नारेबाजी की और शव को उठाने से इंकार कर दिया। इस दौरान प्रशासन के लोग परिजनों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन परिजनों और ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। वहीं इलाके के लोगों ने फिर से कहा है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। इसके साथ ही परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होने तक अस्पताल से शव को उठाने से मना कर दिया है। हालांकि पूरे मामले पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मीडिया से बचते हुए नजर आए। आपको बता दें कि संगम चट्टी के एक रिसोर्ट से लड़की का शव फंदे से लटका हुआ मिला था, जिस पर परिवार और इलाके के लोगों ने इसे हत्या बताया है। फिलहाल पुलिस ने रिसोर्ट के कर्मचारी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। गरीबों की बेटी मर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कहाँ से बचाएं? बेटी को पढ़ा रहे लिखा रहे, बाहर भेज रहे तो बाहर भेजने में डर रहे लोग। हाँ, बाहर भेज रहे लड़कियों को तो लड़की की हत्या हो रही। फिर हाँ, इस राक्षसों को हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी बेटी के साथ न्याय नहीं होगा। रिजॉर्ट के ही नाम से हम सब लोगों को पता है और वो कफनौल में है। वैसे वहाँ पर कई दूसरी बात यह है कि बोल रहे हैं डॉक्टर साहब का अभी जो पीएम रिपोर्ट आई थी हम भी उसमें थे, कह रहे हैं कि शरीर पर और कोई भी निशान नहीं है। क्यों नहीं है? हाथ में कलाई में निशान है क्या? हैंगिंग से जिसकी डेथ होती है क्या उसके हाथों में निशान होते हैं? आप लोग बोलिए। ये पूरा जो मामला है संदिग्ध है और हमें जो ये अमृता लड़की है हमें इसके लिए न्याय चाहिए। हम चाह रहे हैं कि जो अंकिता के साथ हुआ वो अमृता के साथ ना हो। जो असली दोषी है उसका पता लगे, हम उसको चाहते हैं। और जब तक ये नहीं हुआ तब तक हम चाहे यहाँ महीनों लग जाए। हमारी तरफ से तो लड़की वैसे भी मर गई, हमारी तरफ से तो लड़की वैसे भी मर गई। और हम ये चाहते हैं कि मतलब कि उस फैमिली के, यदि उस फैमिली में मानवता होती कहीं तो एक मेंबर तो आता इस परिवार को ढांढस बांधने। ये तो कोई बात नहीं बनी। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में बीजेपी विधायक दिलीप रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक दिलीप रावत अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे अधिकारी के पास पहुंचते हैं और उस पर भड़क उठते हैं। वहीं विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विधायक दिलीप रावत ने सफाई दी है। विधायक ने परिवहन अधिकारी पर गाड़ियों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। विधायक का यह भी कहना है कि उन्हें अवैध वसूली की शिकायत मिली थी और जब वो मौके पर पहुंचे तो अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की। विधायक दिलीप रावत ने यह भी कहा है कि परिवहन अधिकारी का घर कोटद्वार में ही है और नियम के मुताबिक सरकारी सेवक को होम पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। विधायक ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ सिंबली का मेला चल रहा है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग भक्त हैं, उन्होंने आपत्ति करी, ये उनके साथ अभद्रता पर कर उठा।
अभद्रता करने लग गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे शिकायत करी, हमने बोला तो वो फिर हमसे भी अभद्रता करने लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभद्रता करेगा, अवैध वसूली करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति। शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद देहरादून के काबुल हाउस पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चला। देहरादून जिला प्रशासन ने काबुल हाउस में अवैध रूप से रहने वाले 15 मकानों को खाली करवाकर आज सभी मकानों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया। लंबे समय से काबुल हाउस पर अवैध रूप से अतिक्रमणकारी रह रहे थे, जिनको कोर्ट के आदेशों के बाद खाली करवाया गया। काबुल हाउस साल 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान ने बनवाया था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद याकूब के वंशज पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद काबुल हाउस में फर्जी दस्तावेज को तैयार कर कई लोगों ने अपना होने का दावा किया था। लंबे समय से काबुल हाउस की जमीन खाली करवाने को लेकर मामला कोर्ट में लंबित था, जिस पर फैसला आने के बाद प्रशासन ने काबुल हाउस को पहले खाली करवाया और अब सभी मकानों को जमींदोज किया गया। ये अभी क्योंकि अब क्लियर हो गया है और उसमें कुछ पोर्शन है जिसमें जो पोर्शन है वो हमने खाली कर दिया है। अब इसमें आगे प्रपोजल भेजा जाएगा कि इस पे आगे क्या करना है। जोशीमठ में लगातार जियो टेक्निकल सर्वे की जा रही है। 60 मीटर से ज्यादा जमीन के अंदर ड्रिलिंग की जा चुकी है। जमीन के अंदर सर्वे के दौरान बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर निकल रहे हैं। जियो टेक्निकल सर्वे कर रही कंपनी के भूवैज्ञानिकों का कहना है कि नगर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरातल के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो बिल्कुल स्थिर हो चुके हैं और उनकी मजबूती भी काफी है। ऐसे में केवल सुरक्षात्मक कार्य करके जोशीमठ को और सुरक्षित किया जा सकता है। हल्द्वानी में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन किया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कुमाऊं भर से पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि पहुंचे। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा ज्यादा रही। दरअसल इस कार्यक्रम के लिए कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG को चुना गया, लेकिन यहां में कुछ स्टूडेंट को यह रास नहीं आया। स्टूडेंट्स ने पेपर के बीच कॉलेज कैंपस में राजनीतिक कार्यक्रम का विरोध कर डाला। महाविद्यालय के भीतर 28 तारीख से 15 तारीख तक कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित की जा रही है। एक तरफ जहां महाविद्यालय में छात्र छात्राएं परीक्षा देने आ रहे हैं, धारा 144 पूरे महाविद्यालय में लागू है, और दूसरी तरफ इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कॉलेज प्रशासन द्वारा देख सकते हैं आप, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। और जिस प्रकार छात्र छात्रा एक तरफ परीक्षाएं केंद्र में परीक्षाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ ढोल नगाड़े बजाकर उनको डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। और ऐसी इन जो भी कार्यक्रम है वो महाविद्यालय के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों और मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का बड़ा लक्ष्य तय किया है, और इस लक्ष्य को छूने का जिम्मा पार्टी ने अपने ऐसे प्रतिनिधियों को दिया है जो इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी लक्ष्य के तहत शनिवार को हल्द्वानी में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के अपने प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए कुमाऊं भर से पार्टी से जुड़े प्रतिनिधि पहुंचे। अधिक बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति का जो समाज है भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसका झुकाव आगामी लोकसभा चुनाव में उसका हमको लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ तब मिलेगा जब गरीब तक सरकार की योजना में पहुंचा सको, जिसके कार्यक्रम तय किए। उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन 8 और 9 दिसंबर को होगा। देश के बड़े शहरों और विदेश दौरों के बाद 2 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं, और सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के बाद अब सरकार का पूरा फोकस इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है और तैयारी है 8-9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट की। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लंदन, अबुधाबी और दुबई के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली में है। देश दुनिया के कारोबारियों की मेजबानी में सरकार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, जबकि समिट के मुख्य अतिथि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भरोसा है कि अगले हफ्ते होने वाली समिट भविष्य के नए दरवाजे खोलेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जो लोगों ने एक
निवेश के लिए बड़ा आकर्षण दिखाया है, आने की बड़ी इच्छा व्यक्त करी है। तो हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और एक बड़ा निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे काम धंधे बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, राज्य की जो आर्थिकी है वो भी बढ़ेगी। इन्वेस्टर समिट से पहले अब तक 2 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं, पर असल चुनौती बिजनेस को जमीन पर उतारने की है और ये चैलेंज मुख्यमंत्री के साथ सरकार के मंत्री और विधायकों के लिए भी है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक अच्छा निवेश हम इस प्रदेश में ला पाएंगे, जो प्रदेश की उन्नति में एक मील का पत्थर होगा और वहीं हजारों लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा। जो इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रही है, उसमें हम सबको पूरे उत्तराखंड के लिए एक न एक भविष्य है, उससे कुछ ना कुछ रोजगार के साधन खुलेंगे और सभी मंत्रीगण, सभी विधायक लोग और इवन दो पूरे संगठन के लोग इस जो इन्वेस्टर समिट है उसकी इंतजार कर रहे हैं। कारोबारियों के ग्रैंड वेलकम के लिए उत्तराखंड तैयार है और दिल्ली से लेकर देहरादून तक बीजेपी सरकार संगठन समिट से पहले काम को अंजाम देने में जुटे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब बात सैन्य धाम की। सैन्य धाम अब दिसंबर या जनवरी में बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। शनिवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर काम का निरीक्षण किया और अफसरों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का काम 25 फरवरी तक पूरा करने की डेडलाइन दी गई है। देखिए, हम किसी भी सूरत में, क्योंकि अभी जो बारीक काम है, अगर आपने देखा होगा, मैं अभी मंदिर के अंदर गया था, तो जो फिनिशिंग वर्क होता है उसमें थोड़ा घर भी आप बनाते हैं तो फिनिशिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने इनको डेडलाइन दी है कि फरवरी एंड में किसी भी सूरत में 25 फरवरी तक इसको बनाकर हम जनता को समर्पित करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के करणपुर इलाके से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और राजपुर विधायक खजान दास ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया। देश भर में निकाली जा रही इस यात्रा का मकसद सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, जो प्रदेश में भी कई इलाकों से निकाली गई हैं। यात्रा आज विधानसभा राजपुर में आई है और इसका अभी का कार्यक्रम यहाँ पे कर्णपुर क्षेत्र में है और दूसरा कार्यक्रम गांधी पार्क में है, जो अम्बेडकर मंडल को के लोग वहां पर होंगे। और इससे एक संदेश देने का काम हो रहा है कि जिनका विकास हुआ है, जिससे सहायता मिली है, वो उसको लेकर के प्रसारित भी होगा। और साथ साथ में जो नहीं हुआ है, जो रह गए हैं, उनके लिए ये सरकार कटिबद्ध है। संकल्प के साथ हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मोदी जी का जो सपना है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर के, वो सपने को पूरे करेंगे और ये लक्ष्य है। ये देश भर में ये यात्रा चल रही है और आज राजपुर विधानसभा में और इस तरह से पूरे प्रदेश में यात्रा संचालित हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे और ये नतीजे उत्तराखंड के भी कई नेताओं का भविष्य तय करेंगे। खासतौर पर जो प्रभारी का जिम्मा संभालने के साथ साथ स्टार प्रचारक रहे, उनकी नतीजों पर अब खास नजर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे बस आने ही वाले हैं। ऐसे में जहां इन राज्यों के प्रत्याशियों की साख और करियर दांव पर है, तो उत्तराखंड में भी कई नेताओं के लिए चुनाव नतीजे खास होने वाले हैं। बीजेपी के सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, खजान दास जैसे कई नेताओं की 5 राज्यों में ड्यूटी लगी और अब ये देखना होगा कि किस नेता की मौजूदगी कितना प्रभाव छोड़ पाई। इस प्रकार परिवार में कोई शादी विवाह कोई काम होता है तो सारे जुटते हैं, बाहर से भी आते हैं। उसी प्रकार हमारे लिए चुनाव उसी तरह के उत्सव का है, तो हम सब एक दूसरे के प्रदेश में जाकर के उनका सहयोग करते हैं। इसका कोई भविष्य और वर्तमान से संबंध नहीं। इसी तरह कांग्रेस ने गणेश गोदियार, प्रीतम सिंह जैसे नेताओं को चुनावी राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी दी थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष का साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी जल्द तय करेंगे। की बात है कि सबसे छोटा राज्य है उत्तराखंड, उसके बावजूद भी बड़ी जिम्मेदारी हमारे राज्य के लोगों को मिली है और इन चुनावों के नतीजों का असर 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी पड़ेगा, इसलिए हम लोग काफी उत्साहित हैं। प्रदेश के कई नेता चुनावी राज्यों में लंबे प्रवास पर रहे और जी तोड़ मेहनत भी की। ऐसे में अब उनकी परफॉर्मेंस दिखने का वक्त आ गया है,
क्योंकि चुनावी नतीजों का असर उनके आगे के करियर पर भी पड़ने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बोर्ड मीटिंग की गई। इस दौरान करीब 44 करोड़ का बजट पास किया गया। देहरादून की डीएम सोनिका ने संभाला नगर निगम के प्रशासक का काम। कैंप ऑफिस में ही लिया प्रशासक का चार्ज। नगर आयुक्त के पद पर गौरव कुमार की नियुक्ति का जारी हुआ आदेश। बागेश्वर में शनिवार की डीएम अनुराधा पाल ने प्रशासक के तौर पर नगरपालिका का जिम्मा संभाला। डीएम ने नगरपालिका के सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करने की बात कही। रुद्रप्रयाग में अब जिले के शासकीय काम मॉडर्न प्रशासनिक भवन में किए जाएंगे। डीएम ने भवन का शुभारंभ किया है। टिहरी में सरकारी आवासों में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है और अब नोटिस के बाद आवासों को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर पुलिस टीम ने कलियासोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक आरोपी से 180 ग्राम अवैध चरस बरामद की। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। चमोली के ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने खाद्यान्न पहुंचाना शुरू कर दिया है ताकि बर्फबारी ज्यादा होने के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रुड़की में चोरों ने गाड़ी चोरी का नया तरीका निकाला। गाड़ी की नंबर प्लेट चोरी कॉपी करके वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बागेश्वर में नगर पालिका का चार्ज लेने के बाद डीएम सीधा पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंची। डीएम ने कार्यालय में जगह जगह गुटखा और पान की पीक पर कड़ी नाराजगी जताई है। पौड़ी के डाडा मंडी में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों ने पूरा दमखम दिखाया। टिहरी के घनसाली और आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर से गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है और गुलदार देखे जाने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों का कहना है कि घनसाली बाजार से कुछ ही दूरी पर गुलदार अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों ने मॉर्निंग वॉक पर जाना ही बंद कर दिया है। वहीं कोड़ी, थापला और दुबड़ी गांव में भी घास लेने गई महिलाओं ने कई बार गुलदार को देखा है। बाघ शाम को 5 बजे एक बार यहाँ बाघ 2:30 बजे आए दिन में। यहाँ पे ये मकान में 2:30 बजे दिन में आए बाघ। लोगों ने देखा। जंगलात वाले रात को आते 9-10 बजे सौरन बजाते फिर चले जाते। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों में शामिल टनकपुर में छीनी गोट निवासी पुष्कर सिंह एरी अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीलीभीत चुंगी पर स्थानीय लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए पुष्कर की सकुशल घर वापसी पर खुशी जताई। इसके अलावा पुष्कर के घर पहुंचने पर ग्राम छीनी गोट के निवासियों ने भी पुष्कर के घर वापसी पर खुशी जताई। परिवार भी काफी खुश नजर आया। टाइम घर ही होता है और घर आने की इंतजार तो बहुत लंबा रह गया मेरे लिए इस बार, बट आ गया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और तो अब कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पे, इतना खुश हूँ मैं। हमारे रिश्ते देवता और मोदी जी और धामी जी की बहुत सब कुछ मिल गया मुझे। सब बहुत खुशी हो गई। मेरे इष्ट देव दयाल हो गए। मेरे बेटे के लिए सबके लिए हो जाए दयाल। बहुत बहुत मोदी जी और पुष्कर धामी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसपी आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती, पर इस बार बीएसपी मंगलौर उपचुनाव लड़ने के मूड में है। यह सीट बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई है और फिलहाल यूपी और उत्तराखंड में बीएसपी के एक विधायक हैं, पर उत्तराखंड में बीएसपी 2 का आंकड़ा कायम रखना चाहती है। बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि यह उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा।
बीएसपी मुस्लिम बहुल मंगलौर सीट पर अपना दावा कायम रखना चाहती है और इसीलिए कभी उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बीएसपी ने उत्तराखंड की इस सीट पर उपचुनाव लड़ने का मन बनाया है। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक तो उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बीएसपी के 2 विधायक चुनाव जीते, पर सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद दोनों राज्यों में एक एक विधायक भी बचा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले उपचुनाव को न लड़कर बीएसपी कमजोर मैसेज नहीं देना चाहती। लक्सर से बीएसपी विधायक शहजाद के मुताबिक सरवत करीम अंसारी के परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, पर फाइनल फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की सीट है और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में हार जीत होती रही है। हम बहुत अच्छा चुनाव उस परिवार को लड़ाने का काम करें, बाकी निर्णय तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। राज्य बनने के बाद मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती। हालांकि कुछ वक्त पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरवत करीम अंसारी के घर पहुंचकर दरवाजे खुले होने की बात कही थी। लेकिन अब जबकि बीएसपी उपचुनाव लड़ने को तैयार दिख रही है, तो क्या बीजेपी का मंगलौर में जीत का सपना अधूरा रह जाएगा? इसलिए वही भी मैदान में आए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैंगलोर विधानसभा से चुनाव फाइट करेगा और जीतेंगे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यों पर और अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि काजी निजामुद्दीन जी इस चुनाव को भारी अंतर से जीते और निश्चित ही कांग्रेस इस चुनाव को जीतने जा रही है। और जो माहौल वहाँ चुनाव के ठीक 15 दिन बाद से देखने को मिल रहा था, लोग चाह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन आए और उनका प्रतिनिधित्व करें। साफ है, बीजेपी बार बार हार के बावजूद मंगलौर उपचुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन बीएसपी की तरफ से पहली बार उपचुनाव लड़ने की बात ने कांग्रेस और बीजेपी की प्लानिंग पर कई सवाल खड़े कर दिए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पहाड़ में पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, वहीं ट्रैकिंग करने वाले पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहाड़ पहुंच रहे हैं। अब पर्यटन विभाग ने कोसी से कौसानी तक कोसी नदी के किनारे ट्रैकिंग रूट तैयार करने में जुटा है, जिससे पर्यटक नदी का भी लुत्फ उठा सकें। कोसी से लेकर कौसानी तक का कोसी नदी के तट पे हमारी योजना है कि एक ट्रैक रूट बनाया जाए जो साइकिल रूट की तरह हो। ये अल्मोड़ा में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए है। करीब 40 किलोमीटर के आसपास का प्रस्तावित है। अभी सरीबा कार्य इसमें किया जा रहा है, चूँकि इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा दुर्गम है, तो उसमें ट्रैक करना, उसको खोजना, डिमार्केशन में समय लग रहा है। पॉड टैक्सी योजना को लेकर हरिद्वार के व्यापारियों की नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। अधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच योजना के रूट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। हरिद्वार के सीसीआर भवन में पॉड टैक्सी को लेकर बुलाई गई मीटिंग भी बेनतीजा रही। व्यापारियों ने एक सुर में पॉड टैक्सी के रूट को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और इस योजना के रूट को बदले जाने की मांग की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद कड़ाके की ठंड के बावजूद मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण काम तेजी से लगातार जारी है। शनिवार को डीएम ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे कामों का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए और सभी काम पूरा समय पर करने के लिए कहा है। डीएम ने अराइवल प्लाजा, टीआईसीसी, आईएसबीटी और हॉस्पिटल एक्सटेंशन काम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।